नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाला है, जो कि आपका खान सर के द्वारा जो टेस्ट करा जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर 20 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आपका हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और वीडियो को थोड़ा सा 1.25x पे देखिएगा भैया, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। चलिए बताइएगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। क्या बोल रहा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करें। ध्यान रखिएगा। देखिए कथन 1 में आपका है, जिसमें अरब सागर 26 द्वीप शामिल है, 36 द्वीप शामिल है, जिसमें से 10 आबादी निवास करती है। बिल्कुल आपका क्या बोलिएगा, सही है। देखिए इसमें से अरब सागर के 36 द्वीप शामिल है, इसमें 10 द्वीप निवास करती है, ध्यान में रखिए, आबादी निवास करती है। 2 में आपका है, यह मिनिकॉय द्वीप के 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है और यहाँ पहाड़ तथा नदियाँ हैं, नदियाँ नहीं है। ध्यान रखिए, क्या नदियाँ नहीं है, तो इसीलिए कथन 2 जो है सो बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर कथन 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान में रख सुनिएगा। देखिए ये 8 डिग्री चैनल से अलग नहीं होता, ये आपको 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। यहाँ पे आप काट दीजिएगा, यहाँ पे लगा दीजिएगा 9 डिग्री चैनल से आपका अलग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। मध्य हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी अपनी ऊंचाइयों के साथ सुमिलित नहीं है। मध्य हिमालय के निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी अपनी ऊंचाई के साथ सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए ए में है अन्नपूर्णा 8878 मीटर, ये तो आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। बी में है नशालू, ये आपका 8154 मीटर, ये बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए गोसाईनाथ, ये आपका 7722, ये आपको सही सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। डी में धौलागिरी 8172 मीटर, ये भी आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर इसमें बोल रहा कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। चलिए 78वां प्रश्न है। देखिए अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ध्यान रखिएगा, क्या अभिकथन 1 सही है। अब ये बोलते चले जाते हैं, तो अभिकथन 1 जो है सबका बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है, इस तारीख को सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध के एक बड़ा हिस्सा प्रकाशमय रहता है। क्या कथन 2 सही है, तो कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। तो ए सही है, आर गलत है। देखिए ए सही है और आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आता है। उससे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक सेट आप लोग को टाइम पर मिलते चल जाएगा। जब होगा सेटअप तो हम आप लोग को करवा देंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पृथ्वी के मेंटल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोला, पृथ्वी के मेंटल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। तो ये कथन 1 में आपका है, मेंटल पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% और द्रव्यमान का 67% हिस्सा है। बिल्कुल सही है। ये पृथ्वी मेंटल का आयतन का लगभग 84% है और द्रव्यमान का 67% हिस्सा है। बिल्कुल आपको जो है सो सही है। कथन 2 में मेंटल का प्रमुख घटक सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए। कथन 3 में मेंटल का घनत्व क्रस्ट की तुलना में अधिक होता है और 3.3 से 5.54 ग्राम / सेंटीमीटर क्यूब के बीच होता है। ये भी कथन आपका जो है बिल्कुल सही। किसके बारे में, पृथ्वी के मेंटल के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न बताइए, इनमें से किसे दुनिया की छत कहा जाता है। बताइए इनमें से किसे दुनिया का छत कहा जाता है, तो आपका पामीर का पठार को आपका दुनिया का छत कहा जाता है। देखिए पामीर के पठार को इसके अत्यधिक ऊंचाई और हिमालय के काराकोरम, हिंदू कुश, कुनुलुन पर्वत और तियान शान सहित कई प्रमुख श्रृंखलाएं के मिलन बिंदु के रूप में इसकी स्थिति के कारण इसे लोकप्रिय रूप से दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 81 नंबर प्रश्न देखिए, सड़कों के गड्ढों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में,
सड़कों के गड्ढों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए कथन एक में है पोर्ट हॉल चट्टानी नदी तल के कंकड़ पत्थरों और बड़े पत्थरों से घूमने से बनने वाले गोल गड्ढे होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। कथन दो में आपका है पोर्ट हॉल का बनना मुख्य रूप से गड्ढे की दीवारें पर होने वाले पार्श्व अपरदन का परिमाण है, तो ये कथन दो आपका बिल्कुल गलत है। कथन तीन में है कंकड़ों के लगातार घूमने से पोर्ट हॉल गहराई और चौड़ाई दोनों में बड़े हो जाते हैं, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। सड़कों के गड्ढों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन एक कथन तीन आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर, जो दो आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्रिटेशियस शब्द लैटिन शब्द क्रिस्टा से लिया गया है, इसका अर्थ है, बताइए। क्रिटेशियस शब्द लैटिन शब्द क्रिस्टा से लिया गया है, जिनका अर्थ है, तो इनका अर्थ क्या है। द क्रिस्टा लिया गया जिनका अर्थ क्या है, तो इनका अर्थ आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाक हो। देखिए क्रिटेशियस शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द क्रिस्टा से हुई है, जिसका अर्थ चाक यानी कि खड़िया होता है। ध्यान में रखिएगा, चाक यानी कि खड़िया होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए नवानुवर्ती प्रत्युनिवर्ती नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया। देखिए नवानुवर्ती और प्रत्युनुवर्ती की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए कि इसमें से कौन सा कथन आपका गलत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कथन एक आपका है, देखिए नवानुवर्ती नदियाँ क्या है, अनुगामी धाराओं की दिशा में बहती है, जबकि प्रत्युनिवर्ती नदियाँ विपरीत दिशा में बहती है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है नवानुवर्ती नदियाँ कटाव चक्र के शुरुआत में बनी पुरानी संरचनाएं हैं, जबकि प्रत्युनिवर्ती नदियाँ बाद में विकसित होती है, ये बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सॉरी, इसमें बोला कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी दो आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, दो आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी दोलन के संबंध में इनमें से किस क्षेत्र में वायुमंडलीय परिसंचरण का स्थानांतरण से है। तो दक्षिणी दोलन के संबंध में इनमें से किस क्षेत्र में वायुमंडलीय परिसंचरण के स्थानांतरण से है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कौन सा है, तो ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के क्या खिसकाव को दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए समांतरण जल प्रवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बाद समांतर जल क्या, समांतरण जल अपवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माफ कीजिएगा, अगर देखिए हमसे कहीं अगर पढ़ने में मिस्टेक हो रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ भाई समझ के माफ़ कर लीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा खराब। कौन सा सही है बताइए। तो ये आपका बताना है कि समांतर जल अपवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में आपका है, कथन एक में आपका है, देखिए समांतर अपवाह तंत्र विशेषता यह है कि नदियाँ एक केंद्रीय ऊंचे क्षेत्र से बाहर की ओर के अरीय रूप में बहती है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। कथन दो में आपका है राजस्थान का चंबल, बनास और काली सिंध नदियाँ भारत के समांतरण जल प्रवाह अपवाह प्रणाली के बेहतरीन उदाहरण है, ये भी कथन आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोनों से बोलो कौन सा सही है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ना ही एक ना ही दो। ध्यान रखिएगा। 86 नंबर प्रश्न देखिए अलग अलग तूफानों से मिलने से बना और कम से कम 6 घंटे तक रहने वाला एक बड़ा व्यवस्थित संवहनी तंत्र कहलाता है। संवहनी तंत्र आपका कहलाता है तो आपका मेसोस्केल संवहनी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बायो एक्यूमुलेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान में रखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बता रहा है कि कौन सा कथन सही है। कथन एक में यह सबसे निचले पोषी
स्तर पर मौजूद जीवों में हो सकता है जो सीधे आसपास के वातावरण से संग्रह करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल जो है सो सही है। कथन 2 में आपका इनसे कृमि पोषी स्तरों का प्रदूषण से सघनता में लगातार वृद्धि शामिल होती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। जानवर के यहाँ सही पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें से सही है। देखिए क्या लिखा हुआ, बायो एक्सुलुमेलेशन, ध्यान में रखिए, उसके संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। तो किस शहर को सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायरस कहा जाता है? तो किस शहर को सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायरस कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? तो आपका ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड शहर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए वाराटांग द्वीप मध्य अंडमान द्वीप से निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है? तो क्या है, वाराटांग द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य द्वारा अलग होती है? तो ये आपका क्या हुम्फ्रे स्टेट्स के द्वारा अलग होती है। किसमें? हुम्फ्रे स्टेट के द्वारा अलग होती है। देखिए वाराटांग द्वीप मिडिल अंडमान द्वीप समूह के हुम्फ्रे स्टेट के जरिए अलग होता है। यह एक उथला और संकरा चैनल है जो सिर्फ कुछ 100 मीटर के चौड़ा है और दक्षिणी वाराटांग द्वीप में अंडमान मिडिल स्टेट के जरिए दक्षिण अंडमान से अलग होता है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, ध्यान देखिए हरियाणा राजस्थान सीमा पर स्थित क्या है, ढोसी पहाड़ी को किस प्रकार के ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बताइए किस प्रकार का क्या है, हरियाणा राजस्थान सीमा पर स्थित ढोसी पहाड़ी को किस प्रकार के ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका मृत ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, संविधान का अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में? अनुच्छेद 21 के बारे में। देखिए कथन 1 में ये नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों के को उपलब्ध है, ये तो बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, देखिए मेनका गांधी के मामले का निर्णय इसके दायरे का उल्लेखनीय विस्तार है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए बिल्कुल आपका गलत है। किसके बारे में? संविधान का अनुच्छेद 21 के संबंध में कथन दोनों आपका सही है, 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 92 नंबर प्रश्न, कथन 1 है कारण आर है, संविधान का निर्माताओं ने राष्ट्रपति शासन प्रणाली की अपेक्षा संसदीय शासन प्रणाली को प्राथमिकता दी। कारण आर में संसदीय शासन प्रणाली राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तुलना में अधिक स्थिर सरकार प्रदान करती है, ध्यान में रखिएगा। तो कथन 1 और क्या कथन 2, कारण कथन ए और आर जो है सो आपका ए सत्य है लेकिन आर आपका असत्य है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग तथा पद की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब चैनल को करना है, ध्यान रखिएगा। क्या करना है भैया? चैनल को सब्सक्राइब करना है। बताइए राष्ट्रपति के महाभियोग तथा पद के शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताइए कि कौन सा कथन इसमें आपका सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कथन 1 में आपका है, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लेखनीय एक महाभियोग चलाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल आपका गलत है, ये भाग आपका ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति के महाभियोग तथा पद के शर्तों के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कथन 1 में है, इसकी वर्तमान स्वीकृति न्यायिक शक्ति में भारत के प्रमुख
न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है, तरह की कथन 2 में आपका है, किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पद से हटा सकता है। क्या कथन 2 सही है? तो बिल्कुल आपका कथन 2 सही नहीं है। कथन 3 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का भुगतान भारत के वंचित निधि पर भारित होता है, जो कि बिल्कुल आपका बोलिएगा आप लोग सही है। ध्यान रखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है। तो 1 और 3 आपका कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, किसी राज्य के विधानसभा द्वारा विधान परिषद के सृजन अथवा उन्मूलन की स्वीकृति करने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये आपका अनुच्छेद 159 के अंतर्गत निर्दिष्ट विशेष बहुमत। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी अब मेरे पास नहीं आया, इसीलिए हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताते जा रहे हैं, इस पर माफ कर दीजिएगा। बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के ऐसे नए राज्यों को संघ से सम्मिलित करने या स्थापित करने का स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है जो पहले भारत के संघ का हिस्सा नहीं है? क्या बोल रहा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को ऐसे नए राज्य को संघ से सम्मिलित करने या स्थापित करने का स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है जो पहले से भारत के संघ का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 2 आपका। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद आपका 2 बोलता है भारत के राज्यों का संघ बताता है, तो भारत को राज्यों का संघ बताता है। फेडरेशन संघ के बजाय जानबूझकर यूनियन संघ को चुना गया है ताकि यह बताया जा सके कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी भी समझौता का नतीजा नहीं है और इसे संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब आप भारत के राज्य हैं तो भारत के राज्य हैं, आपको बाहर निकलने का, आपको स्वतंत्र देश बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय इस ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से अनुच्छेद 21 में अमेरिकी सिद्धांत विधि के समंजस प्रक्रिया में सार को साहित किया है। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, VVI क्वेश्चन है। देखिए, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से अनुच्छेद 21 में अमेरिकी सिद्धांत विधि के सम्यक प्रक्रिया के सार को साहित्य किया है? तो ये आपका हो जाएगा मेनका गांधी मामला। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए क्या है? जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए क्या हम बोल दिए थे। जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बताइए कि इसको देख के कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में इसे किसी भी जनहितैषी व्यक्ति द्वारा वंचित या क्या अर्ह वर्ग की ओर से दायर किया जा सकता है। ध्यान रखिए, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में यह क्या है? लोकस क्या स्टैंडी के पारंपरिक सिद्धांत को क्या शिथिल करती है? यह भी कथन आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 3 में इसे केवल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। जनहित याचिका के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर सही होगा। बताइए, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव किस सदन में पारित होना आवश्यक है? बताइए, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव किस सदन में पारित होना आवश्यक है? तो आवश्यक है तो आपका हो जाएगा राजस्थान में आपका बिल्कुल आवश्यक है। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के दोनों के लिए समान होती है, जिनमें से अधिकार केंद्र पर राज्य सरकार और कभी भी राज्य सरकारों के कार्य में करते हैं। इस प्रकार के देश भर में प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को वन प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करने हेतु तथा केंद्र प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करने तथा केंद्र राज्यों के उच्च पदों पर सेवाएं देते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 की ओर। भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व को एकात्मक विशेषता क्यों माना जाता है? बताइए, भारत के संविधान के प्रावधानों
के अंतर्गत राज्यसभा के राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व को एकात्मक विशेषता क्यों माना जाता है? तो आपको माना क्योंकि राज्यसभा सीटों का आवंटन राज्यों के समानता के बजाय उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 101 नंबर प्रश्न है, जनमत के आकार देने वाले समकालीन भारतीय चुनावों की कौन सी विशेषता प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया को बढ़ती भूमिका ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। भारत के विदेशी नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन एक में आपका है गुट निरपेक्षता का अर्थ शीत युद्ध के दौरान सैन्य गुटों से दूर रहना था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। कथन दो में है भारत की परमाणु नीति पहले इस्तेमाल ना करने के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में है लूट वेस्ट नीति के संबंध में मध्य एशिया के साथ भारत के जुड़ाव से हैं, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो भारत के विदेश नीति के संबंध में कथन एक और दो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रीय एन्क्लेव के आदान प्रदान लागू करने के लिए 2015 में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? बताइए, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रीय एन्क्लेव के आदान प्रदान को लागू करने के लिए 2015 में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपका 100वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा शामिल है? तो नीति निर्देशक तत्वों में से कौन शामिल है? सही उत्तर को आपको चुनना है। बताइए कौन कौन सा इसमें जो है आपका शामिल है। देखिए, एक में आपका है सामान्य न्याय और मुक्ति कानून सहायता, ये बिल्कुल आपका इसमें सम्मिलित है। तो मैं उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी बिल्कुल आपका इसमें सम्मिलित है। रखिएगा। 3 में देखिए आपका पर्यावरण सुरक्षा और सुधार, ये भी आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है। 4 में कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का सुनिश्चित करना, ये आपका बिल्कुल सही इसमें जो है सो क्या है शामिल नहीं है। ध्यान में रखिए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए नए नीति निर्देशक तत्वों में से कौन शामिल है? तो 1, 2 और 3 आपका शामिल है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही होगा। अगला नंबर प्रश्न, इनमें से संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। तो इनमें से किसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है? सही उत्तर को आपको चुनना है। बताइए कौन कौन माना गया है। तो देखिए, एक में आपका है न्यायिक समीक्षा, ये आपका बिल्कुल हिस्सा माना गया है। संविधान का संघीय स्वरूप बिल्कुल आपका हिस्सा माना गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये भी आपको बिल्कुल माना गया है। 4 में संपत्ति का अधिकार, ये आपका जो है सो मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना गया है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 106वां प्रश्न है। देखिए, कौन सा सूचकांक जलवायु परिवर्तन में होने वाले दिक्कतों के प्रति किसी देश के संवेदनशीलता और तैयारी की मापता है? बताइए, तैयारी मापता है तो ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए, एनडी गैन एंट्री सूचकांक। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका भी। चलिए 107 नंबर प्रश्न देखिए, ट्रेड एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में बताए गए अनुसार भारत का व्यापार विविधता स्कोर था। का ट्रेड एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में बताए गए अनुसार भारत का व्यापार विविधता स्कोर था। मतलब विविधता स्कोर आपका क्या था? तो आपका सभी ग्लोबल नॉर्थ अर्थव्यवस्था से अधिक था। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा माफ कर दीजिए भैया, सोल्यूशन हमको नहीं हो, सोल्यूशन मेरे पास डिलीट हो गया था। बताइए, व्यापार संतुलन BOT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? व्यापार संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन एक में देखिए आपका है माल के व्यापार संतुलन की
गणना मामले में निर्यात में से माल का आयतन को घटाकर की जाती है। बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में सेवाओं के व्यापार संतुलन की गणना सेवाओं के निर्यात में से सेवाओं का आयात को घटाकर की जाती है। ये भी कथन आपका जो है बिल्कुल सही है। व्यापार संतुलन के संबंध में कथन 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो व्यक्तिगत आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है? बताइए, व्यक्तिगत आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका देखिए, परिवारों को किया गया भुगतान का हस्तांतरण ये आपका जोड़ा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आय के मापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है? कुल आय के मापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में अंतिम उत्पादन पर कुल व्यय अंतिम उत्पादक के कुल मूल्य के बराबर होता है, जो कि बिल्कुल सही बोलिएगा आप लोग। कथन 2 में कुल आय में परिवारों को मिलने वाली मजदूरी किराया बजाय मुनाफा और भुगतान हस्तांतरण शामिल होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 भारत का विदेशी व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में किस क्षेत्र के ने साल दर साल सबसे तेज वृद्धि की है? क्या साल दर साल सबसे तेज वृद्धि की है? सबसे तेज वृद्धि आपका कब की है? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए 112 नंबर प्रश्न, भारत के कृषि इकोसिस्टम में किसान को ऋण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, भारत में कृषि ऋण इकोसिस्टम में किसान का पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका जो है केसीसी लोन, क्या ब्याज सब्सिडी के दावों और लोन चुकाने के रिकॉर्ड में रियल टाइम डिजिटल बैंकिंग, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, PLFS 2025 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर में पुरुषों और महिलाओं के बीच कितना अंतर था? जो श्रम और बाल महिलाओं में शामिल न होने का सबसे ज़्यादा बताया गया कारण था, और कारण क्या था बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 39.1% अंकों के अंतर बच्चों का देखभाल और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्म सलाई, एक सेकंड बताइए, फर्म सप्लाई कर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए कि कौन सा कथन इसमें गलत है आपका। इसमें गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक में आपका है फर्म के सप्लाई कर्व अलग अलग मार्केट कीमतों पर क्या सेलर्स के सबसे अच्छे रिस्पॉन्स दिखाता है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में अर्थशास्त्र में सप्लाई कर्व बनाते समय मात्रा का लंबवत अक्ष पर कीमत का क्षैतिज अक्ष पर मापा जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए। गलत यहाँ बोल रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें से आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 115 नंबर प्रश्न, घटते सीमांत उत्पादकता नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? घटते सीमांत उत्पादकता के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में आपका है कि अन्य इनपुट को स्थिर रखते हुए किसी वेरिएबल इनपुट की अन्य इकाइयाँ जोड़ते से अनंत सीमांत उत्पादकता कम हो जाता है, जो बिल्कुल सही है। कथन 2 में यह नियम उस बिंदु की पहचान करने में मदद करता है जहां अतिरिक्त इनपुट इस्तेमाल का कुशल का अभावकारी हो जाता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो किसी डिजिटल हेल्थ क्या इंडिकेटर माना जाता है? मतलब इनमें से किसी डिजिटल हेल्थ इंडिकेटर माना जाता है? तो इंडिकेटर आपका वयस्क साक्षर दर को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो
UNCTAD के ट्रेड एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार ट्रेड पैटर्न विविधता को लाने के मामले में ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें भारत की रैंक आपका क्या थी? तो भारत की रैंक आपका तीसरा था। ध्यान में रखिए क्या था? भारत की रैंक आपका तीसरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर प्रश्न। भारत में सीमेंट उद्योग के स्थान निर्धारण और उत्पादन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली प्रमुख संरचनात्मक बाधा क्या है? बताइए। भारत के सीमेंट उद्योग के स्थान निर्धारण एवं उत्पादन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली प्रमुख संरचनात्मक बाधा क्या है? तो ये आपका है सीमेंट का आयतन अधिक तथा मूल्य से भार अनुपात कम होने के कारण इसका परिवहन महंगा पड़ता है। इसीलिए उत्पादन इकाइयों में चूना पत्थर के भंडारों के निकट स्थापित की जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निर्माताओं को मुख्य रूप से किस प्रदर्शन मानदंड के आधार पर प्रोत्साहन किया जाता है? ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो निर्धारण आधार की तुलना पर भारत के निर्यात उत्पादों की वृद्धि पर बिक्री के आधार पर। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर प्रश्न पे आइएगा। तो उससे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्विगुणित गणना के समस्या का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आपका व्याख्या करता है। तो ये आपका हो जाएगा अंतिम वस्तुओं के साथ मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य को भी जोड़कर गणना करना। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन 1 है कारण आर है। कथन में दियारा क्षेत्र विशेष रूप से मानसूनी उतार चढ़ाव का संवेदनशील होते हैं। कारण आर में ये क्षेत्र सक्रिय नदी ढाल मैदान में स्थित होते हैं और नदियों के वार्षिक प्रवाह एवं व्यवहार से प्रभावित होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या आपका करता है। ध्यान रखिएगा। बताइए। तख्त श्री पटना साहिब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि और कौन सा कथन सही है किसके बारे में? तख्त श्री पटना साहिब के बारे में। देखिए कथन 1 में जो है आपका है, कथन 1 में वर्तमान गुरुद्वारे विकास को महाराजा रणजीत सिंह द्वारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिल्कुल सही है। 2 में आपका है देखिए यह गुरुद्वारा क्या अकाल तख्त सिख धर्म को सबसे पवित्र तत्वों में से एक माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। 3 में आपका गुरुद्वारे के वास्तुकला के मुगल शैली के तत्वों द्वारा प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तख्त में आपका तीनों कथन सही है। बताइए। जलाशय है बांध है निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करें। कौन सा सुमिलित है ये बताना है आपको। सुमिलित कौन सा है? देखिए 1 में दुर्गावती जलाशय कैमूर रोहतास बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में आपका है कुंडाघाट जलाशय जम्मू बिल्कुल सही है। देखिए मोरवे जलाशय लखीसराय बिल्कुल सही है। ओधनी बांध बांका बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो चारों कथन आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। एक वो लाइक भी कर दीजिएगा। जल जीवन हरियाली मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब बताइए कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिएगा। देखिए कथन 1 में आया इसे बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 में आपका यह मिशन केवल दक्षिण बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही 1 ना ही 2 कोई भी आपका इसमें से सही नहीं है। तो बिहार विधानसभा संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में आपका है, ध्यान में रखिएगा। देखिए बिहार विधानसभा 4 फरवरी 2026 को अपना 105वां स्थापना दिवस मनाया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है यह समारोह 1921 में आयोजित बिहार के प्रथम विधायी बैठक की स्मृति में मनाया गया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के शुभारंभ बिहार का विधानसभा में गिरिराज सिंह द्वारा किया गया था। बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए 126वां प्रश्न है। देखिए इसको आपको क्या है। देखिए
बिहार का नित्या पांडे का चयन एशियाई मुक्केबाजी अंडर-15 एवं अंडर-17 चैंपियनशिप 2026 में किस प्रतिनिधित्व करने के लिए किस भार वर्ग में किया गया था? किस भाग में किया गया था, यानी कितना भार वो उठा सकती है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपको जो 52 से 55 किलोग्राम, ध्यान रखिएगा। बताइए, कथन 1 है, कारण आर है। शुष्क पर्णपाती वन दक्षिण बिहार के कुछ भागों की प्रमुख विशेषता है। कर्नाटक में कैमूर, रोहतास, गया, जमुई तथा बांका जैसे जिलों में तराई क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ए सही है लेकिन आर आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, 33वें CIII के उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन के निम्नलिखित में से किस वर्ष 2025 को CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया? 33वें CII उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 के CII क्या क्वालिटी रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? पुरस्कार प्रदान किया गया तो आपका श्रीनिवासन को ध्यान में रखिएगा। 129वां प्रश्न है, भारतीय बीमा कंपनी संशोधन अधिनियम 2025 में बीमा क्षेत्र विदेशी निवेश को किस अधिकतम स्वीकृत सीमा के रूप में किया गया है? बताइए। भारतीय बीमा कंपनी संशोधन नियम 2025 के बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को किस अधिनियम अधिकतम स्वीकार सीमा का अनुरूप किया गया है? तो ये आपका 100% जो है आपका अनुरूप किया गया है। 130वां प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किए गए WATR-2 सैटेलाइट इसरो को LVM-3 रॉकेट के लिए इनपुट में उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि हासिल आपका की है, तो ये आपका हो जाएगा LVM-3 क्षति ऑपरेशन फ्लाइट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल में भारत का पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? ध्यान रखिएगा। तो आपका देखिए तलपेट्टा वायनाड दौरा पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 132 की ओर। बताइएगा, देखिए क्रिएटर्स कॉर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन इसमें आपका गलत है। गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए कथन 1 में आपका है कि इसका शुभारंभ प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए, आपका बिल्कुल गलत है। 2 में आपका यह भारत का भार डिजिटल के रचनाकारों द्वारा तैयार की गई सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित मंच है, ये आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है इस मंच की सामग्री का प्रसारण DD इंडिया पर किया जाएगा, तो बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्रिएटर्स कॉर्नर के संबंध में कथन 1 और 3 आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। 33वां प्रश्न, देखिए हाल ही में चर्चा में रही चैलेंजर 150 पहल किससे संबंधित हैं? देखिए किससे संबंधित है, तो आपको गहरे समुद्र एवं समुद्र तल के पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुसंधान, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान किया गया था? बताइए कौन सा शहर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान किया गया था? तो पर किया गया था, देखिए न्यूबो उडटलीव दक्षिण अफ्रीका को, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे मसाकी काशीबारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित प्रदान किया गया है? प्रतिष्ठित प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एलोरो पुरस्कार हो जाएगा, एबेल पुरस्कार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 136 की ओर। मतलब हाल ही में चर्चा में रहे सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो हाल ही में चर्चा में रहे सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये आपका भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बताइए वर्ष 2025 में जस्टिन ट्रूडो के बाद कनाडा प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
बताइए वर्ष 2025 में जस्टिन ट्रूडो के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री आपका कौन बना है? तो आपका कनाडा का प्रधानमंत्री जो है आपका क्या मार्क कार्नी बना है। कौन बना है? मार्क कार्नी बने हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए बुल्गारिया द्वारा यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने के बाद वह यूरो क्षेत्र कौन सा सदस्य बना है? देखिए वह कौन सा सदस्य बना है? तो ये आपका 21वां बना है, ध्यान रखिएगा। बताइए हाल ही में किस बैंक ने भारत के पहला पूर्णतः डिजिटल फॉरेन क्या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या लाइसेंस जारी करता है, लाइसेंस जारी किया है? कौन जारी किया है? तो आपका कोटक महिंद्रा बैंक किया है, ध्यान रखिएगा। 140वां प्रश्न, भारत के पहले इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस क्या पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए हाल ही में गुडविल क्या इन्फ्लुएंसर नियुक्त किया गया है? मतलब किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पर नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए अब यहाँ से मैथ आ गया, तो मैथ को भी आप लोग को खुद सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस रहता नहीं है कि मैथ हम बना सके। इसका सही उत्तर हम बताते चल जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। बता दीजिएगा मैथ में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। 142 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 से ज़्यादा। 143 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवर। चलिए 144 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 144 का आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 146 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 147 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 148 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 नंबर का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 149 नंबर प्रश्न बच गया। 149 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।